चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। आज हम लोग बात करेंगे साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन के बारे में। साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन के बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किस तरीके से फंक्शन करती है। उस पर हम लोग वीडियोस बना चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन की। प्लांट्स के केस में कुछ ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की कॉम्प्लेक्सेस को इनहिबिट करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती हैं और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नॉर्मल पाथ के बजाय दूसरे पाथ से, एक अल्टरनेटिव पाथ से होता है। तो उसी केस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन है वो एक अल्टरनेटिव रूट फॉलो करता है, एक अल्टरनेटिव रास्ता फॉलो करता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो सके और अल्टीमेटली उन इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र के चलते NAD रिसाइकिल हो सके और FAD रिसाइकिल हो सके, जिसका यूज़ फर्दर क्रेब्स साइकिल में किया जा सके और ग्लाइकोलिसिस में किया जा सके। पहले हम लोग नॉर्मल डिस्कस कर लेते हैं कि नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में किस तरीके से होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, ओके। और इस मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्पेस है जिसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। तो दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस है वो है आपकी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ओके। और सेंटर में मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है इसके केस में। अब इनर मेम्ब्रेन के केस में जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, डिफरेंट टाइप्स की कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होती हैं इनर मेम्ब्रेन में। तो सबसे पहले आपकी है कॉम्प्लेक्स नंबर 1, जिसे हम लोग कहते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। इसके बाद है कॉम्प्लेक्स नंबर 2, जिसे हम कहते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट टू इट इज़ द कॉम्प्लेक्स 3, जिसे हम कह रहे हैं साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट टू इट इज़ द कॉम्प्लेक्स 4, जो कि है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। और फिफ्थ वन है हमारा ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे ATP का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले होता क्या है, जितने भी NADH और FADH बने हैं ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस में, उनका ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा NADH है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है NAD में, और इस प्रोसेस में कुछ इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट होते हैं जो कि फर्दर ट्रांसफ़र किए जाते हैं यूबिक्विनोन को। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यूबिक्विनोन को ट्रांसफ़र किए जाते हैं, यूबिक्विनोन यूबिक्विनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स 3 इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C से होते हुए कॉम्प्लेक्स 4 तक जाते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एज एन अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब इस प्रोसेस में जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की प्रोसेस है, उस प्रोसेस में कुछ प्रोटॉन्स भी पंप आउट होते हैं बाहर की तरफ। तो जैसे कि NADH है, उसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो 4 प्रोटॉन्स पंप आउट होते हैं कॉम्प्लेक्स 1 से, 4 प्रोटॉन्स पंप आउट होते हैं मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ कॉम्प्लेक्स 3 से, और 2 प्रोटॉन्स पंप आउट होते हैं कॉम्प्लेक्स 4 से। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है। इसके बाद ये जो प्रोटॉन्स यहाँ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रेजेंट हैं, इनको वापस ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स अंदर की तरफ पंप कर देता है, और इस प्रोसेस में ATP का फॉर्मेशन होता है। ये तो हो गया नॉर्मल प्रोसेस, जिसमें कि NADH और FADH2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, प्रोटॉन्स बाहर की तरफ पंप आउट हो रहे हैं, और वो प्रोटॉन्स जब वापस अंदर की तरफ आते हैं ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स के थ्रू, तो ATP का फॉर्मेशन होता है।
ये नॉर्मल रूट है। लेकिन अब साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन में क्या होता है, कुछ ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्सेस को ब्लॉक करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है ये नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले हम लोग इनहिबिटर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 जो है उसको इनहिबिट कर सकता है रोटेनॉन, कॉम्प्लेक्स 2 को इनहिबिट कर सकता है मैलोनेट, कॉम्प्लेक्स 3 को इनहिबिट कर सकता है एंटीमाइसिन ए, कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट करता है साइनाइड, एजाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसके अलावा और भी इनहिबिटर्स हैं। एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स को ओलिगोमाइसिन इनहिबिट कर सकता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन की बात करें तो इस केस में साइनाइड यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है। सो जैसे ही साइनाइड इस प्रोसेस में आता है ये क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट करने लगता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स 4 जो नॉर्मल फंक्शनिंग करने वाला था, जो इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन को देने वाला था, अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देने वाला था, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही नहीं हो पाएगा साइनाइड की प्रेजेंस में। तो साइनाइड इस पूरे फ्लो को ब्लॉक कर देगा, यानी कि ना तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो पाएगा इस रास्ते से और ना ही प्रोटॉन्स बाहर की तरफ पंप आउट हो पाएंगे। इसलिए प्लांट एक दूसरा मैकेनिज्म फॉलो करता है और उसे ही हम लोग साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन कह रहे हैं। सो इस केस में क्या हो रहा है, जब साइनाइड यहाँ पर प्रेजेंट है, नॉर्मल रूट ब्लॉक है कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 से, ना तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं ना ही प्रोटॉन्स पंप आउट हो रहे हैं। ओके, तो उस केस में एक यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है जिसे हम कह रहे हैं अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज, इसे हम लोग ऑक्स भी कहते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स है अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज जो है ये न्यूक्लियस से इनकोडेड है, न्यूक्लियस के जीन्स इसको इनकोड करते हैं। तो सबसे पहले जब भी साइनाइड इस प्रोसेस को ब्लॉक करेगा, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ब्लॉक करेगा, तो उस केस में NADH और FADH2 का ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, यूबिक्विनोन के पास गए। यूबिक्विनोन के पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं यूबिक्विनोन यूबिक्विनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे साइनाइड प्रेजेंस है तो ये पूरा प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो पाएंगे। तो साइनाइड की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, यूबिक्विनॉल अपने इलेक्ट्रॉन्स अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज को ट्रांसफ़र कर देता है, जिसकी वजह से ये अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज अल्टीमेटली ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, जिससे कि वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे साइनाइड प्रोसेस को इनहिबिट कर रहा है, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे। सो इस केस में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो पाएगा, ना ही प्रोटॉन्स की पंपिंग हो पाएगी। तो साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन के केस में जो प्रोटॉन्स पंप आउट होंगे वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स 1 से होंगे, जो कि 4 प्रोटॉन्स हैं। और जैसा कि हम लोग अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे ही 4 प्रोटॉन्स अंदर की तरफ पंप होते हैं तो एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स से एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन के केस में सिर्फ कॉम्प्लेक्स 1 ही प्रोटॉन्स को बाहर की तरफ पंप कर रहा है, इसलिए इस केस में सिर्फ एक ही एटीपी का फॉर्मेशन हो पाएगा और जितनी भी एनर्जी है जिसका यूटिलाइजेशन होना था एटीपी के फॉर्मेशन के लिए वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस ब्लॉक हो जाती है। कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 ना तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर पाते हैं ना ही प्रोटॉन्स पंप कर पाते हैं। सो इस केस में ज़्यादातर एनर्जी हीट के थ्रू लिबरेट हो जाती है। सो ये तो केस हो गया कि जब साइनाइड कॉम्प्लेक्स 4 को ब्लॉक करने का काम कर रहा है। इसके अलावा और भी इनहिबिटर्स हैं जो इन कॉम्प्लेक्सेस को इनहिबिट करते हैं। अब हम लोग दूसरे केस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन ऐसी है जिसमें कॉम्प्लेक्स 4 तो ब्लॉक्ड है साइनाइड के थ्रू और एट द सेम टाइम कॉम्प्लेक्स 1 भी ब्लॉक हो चुकी है रोटिनोन के थ्रू। तो उस कंडीशन में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या चेंजेस होंगे, वो हम अब डिस्कस करने वाले हैं।
तो इस केस में क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स 1 अगर इनहिबिट हो जाती है रोटिनोन के थ्रू तो उस केस में ये NADH का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगी और इस केस में होगा क्या, यहाँ पर दो सब्सटेंस प्रेजेंट है, मैट्रिक्स ओरिएंटेड NADPH डिहाइड्रोजिनेज, दो अंदर की तरफ प्रेजेंट है मैट्रिक्स साइड की तरफ और दो बाहर की तरफ प्रेजेंट है। तो ये जो NADPH डिहाइड्रोजिनेज है, ये यहाँ पे ब्रैकेट में P इन्होंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ये दोनों NADH और NADPH दोनों को ही ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, इसलिए इसे इस तरीके से लिखा गया है। ये रोटिनोन रेजिस्टेंट होते हैं, यानी रोटिनोन का इन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दो NADH डिहाइड्रोजिनेज मैट्रिक्स साइड की तरफ होते हैं और दो NADH डिहाइड्रोजिनेज बाहर की तरफ होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चलती है जिसमें कि NADH का फॉर्मेशन होगा। सो उस NADH का ऑक्सीडेशन ये वाले डिहाइड्रोजिनेज करेंगे, मैट्रिक्स ओरिएंटेड NADPH डिहाइड्रोजिनेज करेंगे, और जो साइटोसोल में ग्लाइकोलिसिस हो रही है उसमें जो NADH का फॉर्मेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन ये NADPH डिहाइड्रोजिनेज करेंगे। सो अब इस प्रोसेस में क्या होगा, जो NADH और NADPH है उनका ऑक्सीडेशन होगा, उस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, वो इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे यूबिक्विनोन एक्सेप्ट करेगा। यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते ही यूबिक्विनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और इस प्रोसेस में जैसा कि कॉम्प्लेक्स 4 भी ब्लॉक्ड है साइनाइड के थ्रू, सो यूबिक्विनॉल इलेक्ट्रॉन्स को अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज को दे देगा। इलेक्ट्रॉन्स अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज से होते हुए ऑक्सीजन के पास जाएंगे और सीधे सीधे वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इस कंडीशन में दो कॉम्प्लेक्सेस ऑलरेडी ब्लॉक्ड हैं, क्योंकि जब साइनाइड से कॉम्प्लेक्स 4 ब्लॉक होती है तो कॉम्प्लेक्स 3 भी फंक्शन नहीं करेगी और कॉम्प्लेक्स 4 भी फंक्शन नहीं करती है, और कॉम्प्लेक्स 1 भी रोटिनोन से ब्लॉक्ड है, इसलिए ये भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं करेगी। तो प्रोटॉन्स की पंपिंग बाहर की तरफ नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से इस कंडीशन में ATP का जनरेशन नहीं होगा। यानी जब कॉम्प्लेक्स 4 को साइनाइड ब्लॉक कर देता है और उसी टाइम कॉम्प्लेक्स 1 को रोटिनोन ब्लॉक कर देता है तो उस कंडीशन में ATP का फॉर्मेशन नहीं होगा, जितनी भी एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में लिबरेट हो जाएगी। इस प्रोसेस में जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पर NADH और NADPH का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसकी वजह से फ्री NAD बन रहा है, जिसका यूज़ आगे क्रेब्स साइकिल में और ग्लाइकोलिसिस में किया जा सकता है। सो ये प्रोसेस NAD की रीसाइक्लिंग में हेल्प करती है। सो ये था साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन के बारे में, जिसमें हम लोग दोनों कंडीशंस को डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स 4 को जब साइनाइड इनहिबिट करेगा तो क्या सिचुएशंस होंगी, और दूसरी कंडीशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं जब कॉम्प्लेक्स 4 को साइनाइड इनहिबिट करेगा और उसी टाइम सेम टाइम पे कॉम्प्लेक्स 1 भी इनहिबिट हो जाएगी रोटिनोन के थ्रू। सो उस कंडीशंस में क्या सिचुएशंस होगी, हम दोनों ही सिचुएशंस डिस्कस कर चुके हैं। और इसका बेनिफिट सिर्फ इतना होता है कि जो NAD है उसकी रीसाइक्लिंग हो सके, उसका फर्दर यूज़ हो सके ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में। साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन का एक बेनिफिट और है कि ये कुछ प्लांट्स में, जैसे कि प्लांट्स हैं वुडू लिली एक प्लांट है जो कि जिसमें ये प्रोसेस हो रही है, जो ये हीट जनरेट होती है इस प्रोसेस के थ्रू, उसका यूटिलाइजेशन होता है पॉलिनेशन में। पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस हीट का यूज़ होता है, क्योंकि जैसे ही हीट जनरेट होती है वो वुडू लिली में एक अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है, और अपेंडिक्स जैसे ही हीटअप होता है उससे बहुत सारे कंपाउंड्स निकलते हैं, जिसकी वजह से पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होते हैं। तो ये पॉलिनेशन में भी हेल्प करता है कुछ प्लांट्स में। सो ये था साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।